कुदरत के कारखाने में कोई चीज बिला वजह या बेसबब नहीं होती। हमारे लिए फालतू और बेकार सिर्फ वो चीज होती है जिसका इस्तेमाल हम नहीं जानते। हत्ता कि घरों का कूड़ा करकट भी किसी के रोजगार का सबब होता है। दूसरी तरफ अगर आप दौलतमंद हैं तो वो पैसा जो आपने बैंक में रखने के लिए कमाया, वो जेवर जो आप साल हा साल में कभी एक दफा पहनते हैं, या वो जमीन जो हकीकत में बेकार पड़ी है, दरअसल ये भी कूड़े की ही एक शक्ल है। कुदरत इम्तिहान सिर्फ अफराद का नहीं, मुआशरे का भी लिया करती है कि वो अपनी अफरादी सलाहियतों से किस हद तक फायदा उठाता है। यह भी एक इम्तिहान ही है कि हम अपने बच्चे और साथी जो बज़ाहिर किसी माजूरी का शिकार हैं, उनकी दीगर सलाहियतों से किस हद तक फायदा उठाते हैं। हैरत अंगेज तौर पर हौसलामंद अफराद हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनकी कितनी कदर और इज्जत करते हैं, और सबसे बढ़कर यह कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं, आज हम इसकी तलाश करेंगे। जो मुआशरा अपने ही रुकन फर्द की महज एक माजूरी को बुनियाद बनाकर उसकी तमाम शख्सियत को रद्द या डिसमिस कर दे, उसे खुद अपने माजूर रवैये को पहले देखना होगा। मैंने मैट्रिक में बोर्ड में टॉप किया, एफएससी में मैंने बोर्ड में टॉप किया, प्री मेडिकल में, और मैं कैडेट कॉलेज पिटारो में पढ़ता था। ये हैदराबाद से कोई तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर है। जो हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट हैं आसिफ जरदारी, ये भी मेरे साथ ही पढ़ते थे और मेरे हाउस ही में रहते थे। तो मैं वहाँ पे एकेडमिकली तो एक्सेल कर रहा था, मैं साथ साथ में आई वाज द बेस्ट स्पोर्ट्समैन। और मुझे अपनी टांगों पे बड़ा एक किस्म का गुरूर हुआ करता था कि मैंने इंटर बोर्ड जीता, फिर मैं पाकिस्तान का जो नेशनल यूथ कंपटीशन होता है उसमें आई वाज नंबर 1 इन पाकिस्तान। फिर इसी तरह मैंने जब ये रनिंग का कंपटीशन, जी रनिंग का जी 110 मीटर की जो दौड़ थी उसका आई स्टिल होल्ड अ रिकॉर्ड फॉर कैडेट कॉलेज। एंड देन व्हेन आई केम टू अ मेडिकल कॉलेज, जब मैं केई में आया तो मेरा फर्स्ट मेरिट था, और फर्स्ट मेरिट पे मैंने केई में ज्वाइन किया। यहाँ पे भी वो तमाम चीज़ें मेरी चलती रहीं, एकेडमिकली भी एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी। और हमारे यहाँ जो कैडेट कॉलेजेस में लड़के टॉपर्स होते हैं या जो सोर्ड ऑफ ऑनर लेते हैं, लाइक आई गॉट द सोर्ड ऑफ ऑनर, उन स्टिक ऑफ ऑनर कहलाती है, तो उसमें एक प्राइड आ जाती है। फिर जब मैं थर्ड ईयर में आया और केई में था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा कार का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। मेरे एक अंकल एंड आंटी दे डाइड इन दैट एक्सीडेंट, और मेरी कमर की हड्डी टूट गई। अब मुझे याद है कि जब मेरी कमर की हड्डी टूटी और मैं अभी गाड़ी में था, तो चूंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट था और थर्ड ईयर में था, तो मुझे ये पता लग गया था कि मेरे साथ क्या हो चुका है, बिकॉज आई न्यू दैट आई हैव ब्रोकन माई स्पाइन। तो जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मुझे याद है, बहुत सी चीज़ें मैंने आज से पहले कभी शेयर नहीं की हैं, प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये टांगें, इनको मैंने हाथ लगाया तो महसूस नहीं हो रहा था कुछ, तो ये अगली वाली सीट पे लटकी हुई थी, तो आई पुल्ड देम डाउन एंड आई फेल्ट पेन इन माई बैक। तो मुझे लगा ये तो मेरी टांगें हैं। आप पीछे गाड़ी के बैठे? मैं पीछे बैठा हुआ था, तो मुझे लगा ये तो मेरी टांगें हैं। फिर मैंने चुटकियाँ काटी टांगों को, तो मुझे बिल्कुल बेल्ट से नीचे कोई महसूस नहीं हुआ। एंड देन आई न्यू व्हाट इज़ हैपेंड टू मी। और जब मैं माजी में गया तो मुझे लगा, हो सकता है मैं सही हूँ या गलत हूँ, और मुझे लगा कि शायद मैं अपनी टांगों पे या खुद पे थोड़ा गुरूर किया करता था। अब देखें ना, एक लड़का हो, वो टॉप कर रहा हो एकेडमिकली डिबेट्स में, और अब सोर्ड ले रहा हो, तो मुझे रनिंग कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया होगा। आई वॉज अ वेरी फ्रेंडली मैन, गोइंग आउट, बिल्कुल आई वॉज हैप्पी कम लकी गो। मैं ये समझता था कि ज़िंदगी सिर्फ कामयाब होने का नाम है, भले किसी के सर पे पाँव रख के आगे गुजर जाओ। दैट्स एंड आई स्टिल बिलीव कि जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं,
वो बाज़ वक़्त अपनी एम्बिशंस में हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ऐसा बुरा था, मैं अब अपने आप को ही समझता हूँ, क्योंकि अब मुझे उन कामयाबियों को सोच के उतना लुत्फ़ नहीं आता, बिकॉज माई कॉन्सेप्ट ऑफ कामयाबी हैज़ चेंज्ड. So I think the only message which I learned, and that is still with me, is this message कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए. इस दर्द को दिल में रहने दो, जो खौफ है आंखों से कहने दो, दुख की नदी चुपचाप बहने दो, जो कहना है तुम धीरे से कह दो. आप पे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? I think I was totally dumb. I was totally जिसे कहते हैं कि I was lost. आप देखें 21 ईयर्स की तकरीबन मेरी उम्र थी. मुझे 3 बातें डॉक्टर्स ने कही जब मेरी आंख खुली ऑपरेशन के बाद. तो उन्होंने कहा नंबर 1 उनका बेटा हिम्मत से काम करना, तुम चल नहीं सकोगे, और साथ में कहा चूँकि चल नहीं सकोगे तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकोगे, और फिर तीसरा कहा कि ये चीज़ें तो तुम्हें करनी पड़ेंगी, एक और चीज़ का तुमने बहुत फाइट करना है, तुम्हारा यूरिन भी कभी कंट्रोल में नहीं होगा, एंड यू मे नॉट बी एबल टू गेट मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन. जो 2 लास्ट चीज़ें थी उन्होंने मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब किया. द फैक्ट मैं 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट था. उस ज़माने में नेट तो होता नहीं था, तो मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी. मैं देखूं कहीं से मुझे कोई होप मिले. आई टोल्ड माई फादर, अब्बा जी मुझे कराची से डॉक्टर जुमा से लेके एंजल निसार तक, ही टुक मी टू एवरीबडी. तो सारे कहते थे कि नहीं तुम कर लोगे, तसल्ली. मैं कहता था कि अगर मैं इनकी जगह पे डॉक्टर होऊंगा तो मैं तसल्ली नहीं दूंगा, मैं जस्टिफाई करूंगा. देन आई फोर्स माई फादर एंड सेंट मी टू इंग्लैंड. वहाँ पे भी जब मैंने डॉक्टर्स को ये बातें पूछी, मैं एक ही सवाल किया करता था, मैं ठीक हो जाऊँगा कि नहीं. तो वहाँ पे एक डॉक्टर गार्डनर हुआ करते थे, वो जू डॉक्टर. तो उसने मुझे कहा कि वेल यू मे बी एबल टू वॉक. तो मैंने उसकी मे पकड़ ली और मैंने टिकट कटाया एंड आई केम बैक टू पाकिस्तान. और आई सेड अगर कोई मे कह रहा है तो मैं उस मे को यकीन में बदलूँगा. आई मीन दैट्स व्हाट. एंड देन मैं फिर केई में था. यहाँ पे फिर मुझे एक वाक़या याद है कि मेरी क्लासरूम जो थी वो नीचे थी, और जब मैं अगली क्लास में गया तो वो ऊपर चली गई फर्स्ट फ्लोर पे, एंड आई वाज इन द व्हील चेयर. तो मैंने एकदम प्रोफेसर साहब आ रहे थे तो उनको मैंने कहा सर मैं रोज़ नीचे खड़ा रहता हूँ और नोट्स लेके मैं पढ़ रहा हूँ, तो अगर आप नीचे क्लास ले लिया करें. तो वो कहने लगे हाँ बेटा हो तो सकता है, बट अब एक आदमी की वजह से तो हम सारा निज़ाम नहीं चेंज कर सकते ना, तो तुम नोट्स लेके गुजारा करो. तो मैंने दिल में सोचा कि नोट्स लेके पढ़ना तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये तो क्लास नीचे होनी चाहिए. और मैं चाहता नहीं था कि मुझे कोई गोश्त के टुकड़े की तरह पकड़ के उठा के लेके जाए. और मैंने फिर उस दिन तहिया किया था, मैंने कहा था कि नो आई विल वॉक इंशाल्लाह ताला एंड आई विल डू. मेरा बहुत कम लोगों को पता है. पीपल थिंक, बहुत से मेरे दोस्त ही समझते हैं शायद हल्का सा मेरे चलने में कोई लिम्प है या मेरी टांग थोड़ी सी ख़राब है. मैं आपको आज हकीकत बता रहा हूँ, मेरी बेल्ट से लेके मेरे दोनों पैरों तक नो सेंसेशंस. अगर आप छुरी या कोई चीज़ लेके मेरा पूरा ये काट दें, आई विल नॉट फील एनीथिंग. फिर इसी तरह आपकी टांग सो जाती है तो कितनी आपको तकलीफ़ होती होगी, आप यूँ उसको करते हैं. मेरी दोनों टांगें उसी फीलिंग के साथ हर वक्त उनके अंदर सुइयाँ चुभती हैं. यूरिन मेरा जो था उसको मैंने फिर रिकंडीशन किया, वो कंट्रोल नहीं था. मैंने जिस तरह छोटे बच्चे को आप की आवाज़ निकालते हो तो उसको एक रिफ्लेक्स डेवलप होता है और वो यूरिनेशन करता है. मैंने अपना यूरिन
इस रिफ्लेक्स के ऊपर। और मेरा ये इंग्लैंड एंड अमेरिका में जो उनकी टेक्स्ट बुक इन रिहेबिलिटेशन की उनके अंदर मेंशन किया जाता है, दिस कॉल्ड केजेज रिफ्लेक्स, खालिद जमील रिफ्लेक्स। इस पे मैंने अभी तक मेरा जो यूरिन है वो इसके ऊपर कंडीशन हुआ। तुम्हें जो कहना है कह दो, यही वक्त है जमाना कहेगा। इस कहानी का फिर अब तुमको बदलना पड़ेगा। अब खुद कुछ करना पड़ेगा। फिर से वो अपने अंदर एनर्जी लेवल पैदा करना, फिर से फोकस करना। मैंने अपनी ज़िंदगी पे किताब भी लिखी है, लेकिन उसका एक वन लाइनर है उस किताब का, और वो वन लाइनर ये था कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट के वक्त आई वाज गेटिंग एंगेज्ड, और जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो वो एंगेजमेंट भी एक किस्म की ख़त्म हो गई। और वो मेरे लिए एक इमोशनल लॉस था कि एक तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से ये भी हो गया। तो मैंने फिर अपनी किताब में लिखा कि आई मीन मेरे को मोटिवेशन नहीं थी। बट वन डे आई वॉज इन माई रूम एंड शी केम टू मी विद हर fiancé and she broke that engagement and she said, since you need me more, तो मैं बड़ा, and I never wanted it, तो उस चीज़ ने बड़ा मुझे उस वक्त, And she broke her engagement with and the she actually broke her engagement with her fiancé, ठीक है। और for the, और उसने ये भी कहा एक जुमला, उसने कहा कि माई पेरेंट्स हैव एग्रीड कि वो तुमसे दोबारा मेरी मंगनी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है, और शर्त ये रखी है कि अगर तुम डॉक्टर बन गए और चल के अपने कदमों पे तुम हमारे घर आए, इंडिपेंडेंटली तुमने नॉक किया, तो दे वुड गिव माई हैंड टू योर हैंड। तो आई थिंक दैट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन इन माई लाइफ। बीच में मैं एक दफ़ा दिल छोड़ गया क्योंकि मुझे अहमियत लेने की आदत थी। तो शी टोल्ड मी कि तुम इफ़ यू वांट टू कम बैक इन लाइफ तो इलेक्शन लड़ो, क्योंकि उसके लिए तो बोलना पड़ता है और तुम व्हीलचेयर पे भी लड़ सकते हो। और मैंने फिर केई में इलेक्शन लड़ा, स्टूडेंट यूनियन का, और आई बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, और मैंने एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी उसको हरा के। तो जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो सब कुछ हूँ। तो इस बैकग्राउंड के साथ जब मैं डॉक्टर बन गया तो मैं फिर कराची गया। उस ज़माने में फ़ोन वगैरह इस तरह फ्रीक्वेंटली नहीं होते थे। सो आई वेंट टू देम टू प्रूव दैट लुक आई कैन वॉक, आई कैन गो अपस्टेयर्स, एंड व्हेन आई नॉक्ड द डोर nobody answered me, and when I kept on knocking for 3-4 times, room next to their apartment, उसमें से किसी ने मुझे कहा कि जी वो उसकी तो बेटी की शादी हो गई है 2 हफ्ते पहले। दिला दिया गल्ला दिला बिच रह गईया वे, ना तू सुनिया ना दसिया, अखा छम छम बसिया। That was actually a bigger shock to me in my personal life. और मैं फिर immediately I went to one of our common friends. तो मैंने कहा ये क्या हो गया? उन्होंने फिर मुझे एक लेटर दिया, वो मैंने अपनी किताब में लिखा भी है। उसमें उसने she was an absolutely fine human being. उसने लिखा था कि मैंने अपने अब्बा के मुतालिक उस वादे का कि जब तुम चल सकोगे तो तुम्हारी मुझसे शादी कर देंगे, झूठ बोला था। ये झूठ मैंने खुद गढ़ा था, बिकॉज मुझे लगता था कि अगर कोई ऐसी मोटिवेशन मैंने तुम्हें ना दी तो शायद तुम चल ना सको, डॉक्टर ना बन सको। तो अब चूंकि तुम डॉक्टर बन गए हो और तुम चलने लगे हो, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि अब तुम्हारी टांगों में आने वाली जो ताकत है वो अब मेरी अमानत है। एंड देन द क्वेश्चन फॉर मैरिज केम,
जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली, आई नेवर वांटेड कि मेरे साथ अगर मेरी बीवी चले तो उसको किसी स्टेज पे ये लगे कि people are watching me and she should cut a sorry figure. Then one day when I got married and I got married to a very good looking girl. मैं आज टीवी पे I would like to जिसे कहते हैं ना एक जुमला ज़रूर कहना चाहता हूँ, और वो जुमला हो सकता है बड़ा कीमती जुमला हो। मुझे याद है, मुझे तब भी आई वेंट टू अ डॉक्टर एंड आई वेंट, और मैंने उससे कहा, मैंने कहा मुझे आप बताओ इफ़ वी गेट मैरिड तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे बच्चे ही ना हों। तो ही डिडंट गिव मी एन आंसर एंड देन आई डिसाइडेड आई विल नॉट गेट मैरिड एंड देन आई डिस्कस्ड आई इन अ काइंड आई वाज गोइंग टू रिफ्यूज़। तो वो जुमला शी सेड कि देखो ज़िंदगी में शादी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं की जाती, वाह। शादी साथ रहने का नाम है, और मैं अगर तुम्हारे साथ रह के ज़िंदगी गुजार लूँ तो ये शादी होगी हमारी। और आप देखें अल्लाह ताला ने उसके बदले मेरी 3 बेटियां मुझे दी, मेरा एक बेटा दिया माशाल्लाह, मेरा बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है। वी गॉट मैरिड और माशाल्लाह अभी हमें 31 साल हो गए हैं शादी को। क्या है सोसाइटी की तरफ आपका कंट्रीब्यूशन अभी तक क्या है? मैं इंग्लैंड गया, स्पेशलाइज़ किया, पाकिस्तान आया, गवर्नमेंट को कायल किया। मैंने यहाँ पे एक डिग्री FCPS की जो रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में है अपने कोलीग्स के साथ मिलके शुरू करवाई। इसे मैं एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री, ताकि अब हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना शुरू किया। दैट्स नंबर 1। फिर उसके बाद मैंने एक नए एंगल पे काम किया, और मैं अनीक समझता हूँ कि ये अगर मुझसे आप एक लफ्ज़ में पूछे मैं अपने दिल में किस बात पे खुश हूँ रिगार्डिंग रिहेबिलिटी, आई ग्लैमराइज्ड डिसेबिलिटी। मैंने पाकिस्तान में डिसेबिलिटी को रोमांटिसाइज किया है। आप देखें जो लोग सड़कों पे खड़े होके भीख मांगने के अंदाज में अपनी डिसेबिलिटी को एक्सपोज करते थे, वो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। मैंने उनके गलों में मेडल डलवा के, छाती फुला के, पाकिस्तान के लिए मेडल लाते हुए दिखाया है, और उनको अप्रिशिएट करते हुए लोगों में जो मैं कर सकता था मैंने किया है। तो अब दे फील समटाइम्स प्राइड इन बीइंग विद सम बिट ऑफ अ डिसेबिलिटी। यूथ आप देखिए, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हाउ डू यू फील? मतलब डू वी एक्चुअली हैव वी लॉस्ट द एबिलिटी टू वॉच व्हाट वी हैव? आई थिंक एग्जैक्टली। मुझे तो जब मैं सारा कुछ देखता हूँ तो मुझे लगता है सबके सब लोग ही डिसेबल्ड हैं। वी शुड लर्न टू लिव विद व्हाट वी आर। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इफ़ यू कैन नॉट हैव व्हाट यू लव, स्टार्ट लविंग व्हाट यू हैव। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर 2.5 लाख का सूट पहनेगा तो हमने इंस्पिरेशन उसी से लेनी है ना। मुझे कोई आर नहीं हो रही आज आपके टेलीविज़न के प्रोग्राम में ये कहते हुए। मैं आई डोंट नो इट इज़ अ सबमिशन और आई शुड से इट और नॉट, एंड कैन यू बिलीव, आई स्वेयर, मैं पिछले 6 साल से लंडे के कपड़े पहनता हूँ। मे बी ये प्रोग्राम देख के मेरे बच्चे शक्लें ही बनाएं, लेकिन आई डोंट केयर नाउ। आई नेवर आस्क फॉर अ न्यू डिश व्हेन वी गो टू एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। मैं उनका बचा हुआ खा लेता हूँ, और मुझे नया खाना खाना पड़े, मैं 30-40 रुपए से महंगी कभी कोई चीज़ नहीं खाई। उनसे पूछा था ना किसी ने, खुश नसीब कौन होता है? तो उन्होंने कहा खुश नसीब वो होता है जो अपने नसीब से खुश है। तो हमें अपने नसीब से खुश होना चाहिए। नौजवान नस्ल का तो सिर्फ नाम लिया जाता है, हकीकत यह है कि मायूसी और झल्लाहट का रवैया हम सब ओढ़ चुके हैं। मामूल की परेशानियां भी हमें खुद जिंदगी से बेजार करती हैं। इस माहौल में एक मुनफरिद शख्सियत ने जन्म लिया और अपने हौसले से
डॉक्टर्स की हतमी राय को पैरों तले कुचल दिया। एक बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी थी, कोई पता नहीं था डिसेबल्ड क्या होते हैं। मैं बस एक कॉलेज स्कूल का लड़का था जो, और एक जुनून था क्रिकेट खेलने का, जिस पे अल्लाह ने उस वक्त तक इस हद तक ले गया था कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हो गई। क्रिकेटर बनूंगा और पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, ये सबसे बड़ा ड्रीम होता है किसी भी यंग स्पोर्ट्समैन के लिए। कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई और इसी तरह एक दिन सुबह कॉलेज के लिए निकले और गाड़ी पे थे। स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि आपको पता यंगस्टर्स थे सारे, हम लोग 4 दोस्त थे गाड़ी में। और सडनली आगे एक बच्ची आ गई छोटी, उसको बचाने के लिए गाड़ी जो है वो कच्चे में उतारी, लेकिन उस वक्त तक जो फ्रंट टायर था, मैं फ्रंट पे बैठा हुआ था, वो ब्लास्ट कर गया और गाड़ी बेकाबू होकर घूमती हुई खंबे में जाके लगी। जब वो खंबे से लगी तो उस वक्त तक सब कुछ ठीक था, मतलब इतनी ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। लेकिन जब वो गाड़ी हॉल्ट पे आई, रुकी, तो जो ट्रांसफार्मर था, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर रखा गया था, उसको प्रॉपरली स्क्रू नहीं लगाए गए थे, तो वो गिरा और सीधा मेरी कमर पे आके गिरा। उसकी वजह से गाड़ी की छत पे गिरा? जी, गाड़ी की छत पे गिरा और वहाँ से फिर आपके ऊपर? जी बिल्कुल, मेरे ऊपर आ गया और डैशबोर्ड जो था वो मेरे सीने में पहले ही घुस चुका था। उसकी वजह से तकरीबन 16 पसलियाँ और दोनों टांगें, सर, मतलब कोई हड्डी ऐसी बची नहीं जो ना टूटी हो। रीढ़ की हड्डी 5 जगह से टूट गई। पहले तो एहसास नहीं हुआ, बेहोश हो गया था। उससे पहले ही मैं शायद फर्स्ट इम्पैक्ट पे ही बेहोश हो गया था। लेकिन जब पहली दफ़ा होश आया तो उस वक्त मैं टैक्सी में था। मुझे याद है कि मुझे ले जाया जा रहा था। मेरे दोस्त जो थे, जो पीछे बैठे थे गाड़ी में, उनमें से एक मेरे साथ टैक्सी में था और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं बुरी तरह चीख रहा था दर्द से। फिर बेहोश हो गया। जब मैं टैक्सी में बेहोश था तो मुझे ये फ़ील हुआ कि मतलब बिल्कुल अब मैं मरने लगा हूँ। और उस वक्त मेरे जहन में ये बात मतलब अच्छी तरह मैं देख पा रहा था, ख्वाब की तरह था कि मेरे जितने रिश्तेदार जो फौत हो गए थे वो सारे मौजूद हैं और मुझे बुला रहे हैं अपनी तरफ, जिसमें मेरी नानी माँ थी, मेरे दादा अबू थे, मेरी दादी थी, ये सब लोग उधर मौजूद थे और मुझे बुला रहे थे अपनी तरफ के मेरे पास आओ। जो जिस प्यार के नाम से मुझे बुलाते थे, मतलब घर में मुझे जोजी बुलाते हैं, तो वो जोजी कह के बुला रहे थे कि आओ मेरे पास, हम तुम्हें प्यार करेंगे और ये सब कुछ। लेकिन इतनी देर में फिर मुझे अपनी वालदा जो हयात हैं वो नज़र आई कि वो रो रही हैं और बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो मैं फिर उनकी तरफ जब मुड़ा हूँ उसके बाद मेरी आँख खुल गई और मैं उस वक्त टैक्सी में था। जो सेकंड इशू उधर ही मेरे साथ हुआ, शायद उस वक्त तक मेरी इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटी ना होती या कुछ बचत हो सकती थी, कि मेरी चीखों से जो टैक्सी ड्राइवर था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और उसने स्पीड बढ़ाई कि जल्दी से जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेके जाए। और उसने देखा नहीं कि आगे स्पीड ब्रेकर है और वो स्पीड ब्रेकर पे फिर फुल स्पीड से वो जंप की गाड़ी। और मुझे जो बताते हैं दोस्त कि मैं इतना ऊपर उछला, पीछे लिटाया हुआ था मुझे सीट पे, कि मैं छत से लगा गाड़ी की और वापस नीचे गिरा। उसके बाद मुझे होश नहीं है। तो उसके बाद 5 दिन के बाद मुझे होश आया। 5वें दिन जो बात मुझे याद है, जो फर्स्ट मेरे साथ हुआ था, वो ये था कि डॉक्टर साहब सामने खड़े थे और मेरे वालिद और वालदा को ये बता रहे थे कि अब आपका बेटा सारी ज़िंदगी बैठ नहीं सकेगा, मतलब ये बेड पे ही लेटा रहेगा, ये इसकी इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटी है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है कि ये बैठ भी नहीं सकता। एक डिसेबल पर्सन जो अभी नया बिल्कुल सडनली बिल्कुल मूव, इतना एनर्जेटिक हो, क्रिकेटर हो, और उसके लिए एकदम पहली बात ये सुनना शायद एक शौक होगा। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा शौक इस बात का लगा कि अगर डॉक्टर ने ऐसी कोई बात करनी थी तो उसको चाहिए था मुझे बताता। मेरे माँ बाप को परेशान करने की उसका कोई हक़ नहीं है। और ये वो पहली लड़ाई थी जो मैंने उधर डॉक्टर के साथ की और मैं उसको चीख के ये कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई तुमने ये बात मेरे माँ बाप को कही, क्योंकि वो उस वक्त रोना शुरू हो गए थे। तो लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था, मैंने अपने एक्सरेज और सारा कुछ जब देखा तो मुझे उसमें क्योंकि क्लियरली पता लग गया था कि मेरी रीढ़ की हड्डी बहुत बुरी तरह टूट गई है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस डिसेबिलिटी में क्या होता है, बस मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैं अपने सीने यहाँ से नीचे अपनी बॉडी को महसूस नहीं कर पा रहा, मुझे टांगों में कोई सेंसेशन नहीं है। एक दफ़ा मुझे याद है मैं हॉस्पिटल में ही था तो मेरी वालदा मेरे पास बैठी हुई थी और कुछ मेरे बचपन की तस्वीरें थी उनके पास, एल्बम मुझे दिखा रही थी।
और वो उसमें एक तस्वीर में मैं बेड से जंप कर रहा था, वो जंप के दौरान की तस्वीर उन्होंने निकाल ली और उसको देख के वालिद और वालदा दोनों रोने लग गए। तो मेरे वालिद क्योंकि आर्मी में थे तो मेरे पास और कोई शायद हल नहीं था उनको बताने का, तो मैंने एक फ़िक्रा उनको कहा कि आप ये चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन मुझे वो आर्मी बताएं कि जिसकी इन्फेंट्री तो लड़ रही हो और जो पीछे तोपखाना है वो बैठ के रोना शुरू कर देगा कि हमारे पे हमला हो गया, तो वो कैसे इन्फेंट्री जीतेगी। तो मेरे वालिद ने कहा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं तो लड़ रहा हूँ इस डिसेबिलिटी से, मैं तो इस दर्द से सारे को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आंसू नहीं बहा रहा। आप लोग जो मेरा तोपखाना हो, जो मेरी सपोर्ट हो, वो लोग कॉन्टीन्यूसली रो रहे हैं, तो मेरी हिम्मत तो आज नहीं तो कल टूट जाएगी। वो दिन और आज का दिन मेरे सामने अब नहीं रोते। तीन माह उस हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर्स ने उसके बाद मुझे कहा कि आप इनको सहारे से बिठाने की कोशिश करें, अगर ये बैठ सके तो ठीक है। उस वक्त तक मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया था अपनी डिसेबिलिटी से कि मैंने उनके सिर्फ इस बात के कहने के बाद कि मेरी हड्डी जुड़ गई, मैंने उठ के बैठ गया। और डॉक्टर सारे हैरान थे कि हमने तो कहा था ये उठ के बैठ भी नहीं सकेगा और ये बैठ गया। आल दो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मैं जब बैठा उसी दिन मैंने सबसे पहले अपने डॉक्टर से कहा कि आप मुझे घर भिजवा दें, क्योंकि ये 3 माह वो हैं जिसके बीच में ना मैंने सूरज देखा। मुझे सिर्फ ये पता कि मेरे बिल्कुल बेड के सामने एक ट्यूबलाइट लगी हुई थी, दैट वाज द ओनली लाइट दैट आई वाज गेटिंग। सूरज की हीट मुझे याद नहीं था, बारिश कैसे होती है, सब कुछ जैसे मैं भूल गया था। तो उसने कहा अभी हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते कि आप व्हीलचेयर पे बैठें। तो मैंने कहा एटलीस्ट मेरे बेड के साथ ही मुझे बाहर ले जाएं, मैं सूरज देखना चाहता हूँ। इतनी देर में जो हॉस्पिटल के CEO थे, जो इंचार्ज थे, वो आ गए और उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा बाहर जाना चाहता है इसको लेके जाओ। तो वो CMH पिंडी की हिस्ट्री में पहली दफ़ा था कि रिहैब वार्ड के 10 पेशेंट्स बमा बेड के बाहर सूरज की लाइट लेने के लिए 1 घंटे के लिए बाहर गए स्पेशल परमिशन पे। तो वो जब सूरज को देखा तो इट वाज लाइक अब ज़िंदगी अभी है, अभी ज़िंदा हूँ, अभी कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। लेकिन अंदाज़ा नहीं था। इसके 3 दिन के बाद मैंने ज़बरदस्ती अपने डॉक्टर से कहा कि आप मुझे डिस्चार्ज कर दो, मैं आपके पास नहीं रहना चाहता। 3 महीने बाद मैं घर आ गया। कुछ नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है। यूरिन स्टूल दोनों चीज़ें कंट्रोल में नहीं थी। यूरिन के लिए एक नाली डालनी पड़ती थी, वॉशरूम में व्हीलचेयर नहीं जाती थी, व्हीलचेयर पे शिफ्ट किस तरह होना है वो आता ही नहीं था। तो पहली दफ़ा जब कोशिश की व्हीलचेयर पे शिफ्ट होने की तो अंदाज़ा नहीं था कि व्हीलचेयर के साथ ब्रेक्स होती हैं। वो ब्रेक्स नहीं लगाई तो नीचे गिरा और व्हीलचेयर के ऊपर सर लगा, यहाँ से सर फट गया। वालदा ने पहला डायलॉग उस वक्त मार दिया कि तैनू मेरी कसम आज तो बात तू आपे नहीं चढ़ना। लेकिन वो शायद चिड़चिड़ापन था या ज़िद थी कि अगले ही दिन वो जब घर में कोई नहीं था, दूसरे कमरे में थे या साथ पड़ोस में गई हुई थी वालदा, व्हीलचेयर फिर की और चढ़ गया। इस दफ़ा अल्लाह ने साथ दिया और मैं शिफ्ट हो गया। इस तरह ये जो 6 साल लगे मुझे इस डिसेबिलिटी के बाद अपने आप को समझने में कह लें। इन 6 सालों में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसके बीच में उसको डिस्क्रिमिनेशन कह लें या लाइलमी कह लें, पेरेंट्स की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से। मैं एक ऐसा आदमी था जिसके इर्द गिर्द हर वक्त दोस्त रहते थे। अगर मैं मोहल्ले में बाहर निकल गया हूँ तो 30-40 दोस्त इकट्ठे हो जाते थे कि ये क्रिकेट खेलेगा हम लोग भी खेलेंगे, ये गपशप लगाएगा हम लोग भी लगाएंगे। एक्सीडेंट के बाद ये जो 6 साल है इसमें मेरा कोई एक दोस्त यहाँ तक कि जिनके साथ दीवार के साथ दीवार मिलती थी, वो दोस्त भी मेरे पास आना गवारा नहीं करते थे कि अब इसके पास हमारे पास कोई बात नहीं है ऐसे करने के लिए। इन लोगों में वो भी शामिल हैं जो मेरे साथ एक्सीडेंट में मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। ये 6 साल का टाइम बहुत तकलीफ दे था।
दफ़ा एक घर वाले सारे शादी पे गए तो ऑब्वियसली मुझे लेके जाना उनके लिए इशू था, उनको पता नहीं था कैसे लेके जाएंगे, ये जा सकता है कि नहीं इतनी डिसेबिलिटी के साथ, और वहाँ पे सारे लोग जो हैं इसको देख के तौबा तौबा करेंगे या बेचारा कहेंगे या एक वो ख़ास मखसूस आवाज़ इस तरह की आवाज़ें निकालेंगे, तो उन लोगों के लिए ये एक बैड इम्प्रेशन था। तो वो मुझे घर छोड़ गए और जून जुलाई के दिन थे और सुबह वो लोग निकले 8-9 बजे के करीब और उन्होंने शाम को लेट आना था। और मुझे याद है कि मेरी वालदा और वालिद दोनों जब घर से निकले तो वो भूल गए कि मेरे पास पानी रखना है, तो मैं सारा दिन बगैर पानी के बैठा रहा। उस वक्त मुझे एहसास होना शुरू हो गया था कि अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो फिर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और मैं अल्लाह से हमेशा दुआएं ये किया करता था उन 6 सालों के बीच में, या अल्लाह कोई बहुत मामूली सी लाइट दिखा, पकड़ मैं लूँगा, तो सिर्फ मुझे लाइट दिखा दे। लेकिन इन 6 सालों में कुछ नहीं हुआ। तो कब मैंने टॉयलेटिंग करनी है, नहाना कैसे है, ये सारी चीज़ें मैं सीख चुका था। और बहुत फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बंदे को देखा जो व्हीलचेयर यूज़र था, उसको देखा कि वो रिक्शे पे बैठता है। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि पीछे तो मैं बैठ नहीं सकता। मैंने देखा कि उसने मुझे कहा कि आगे बैठने की कोशिश करो। अल्लाह ने साथ दिया कि मैं चढ़ गया। अब इसके बीच में प्रॉब्लम ये हुआ कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे सेंसेशन नहीं थी, तो मेरा जो पाँव था वो इंजन के साथ टच हो रहा था क्योंकि इंजन के ऊपर बैठा हुआ था। जब शाम को घर आया तो देखा कि छाला बना हुआ था और अब मुझे उस पर पेन तो हो नहीं रही थी, लेकिन मुझे पता था मुझे इसका ख्याल रखना, मैंने ख़राब हो जाएगा और सो ऑन। तो ये जब छाला मेरी वालदा ने देखा तो ये दूसरा डायलॉग था जो उन्होंने मारा कि मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी अगर आज के बाद रिक्शे में दोबारा बैठा। ज़िद्दी था, अगले दिन फिर बैठ गया। लेकिन आज अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस टाइम पे वो ज़िद ना करता तो शायद मैं अभी भी वही 6 साल वाली ज़िंदगी जो मैंने 6 साल गुजारी अभी भी वो गुजार रहा होता। जो सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग, जो सेकंड लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए, एक तो एक्सीडेंट था और जो सेकंड था वो अर्थक्वेक था जो 2005 में जब आया। मैं उसको अपने लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कहूँगा क्योंकि उससे पहले मैं इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन उसके बीच में जब मुझे ये पता लगा कि बहुत सारे लोगों को यही सेम डिसेबिलिटी हुई है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि अल्लाह ने मुझे जो 6 साल की ट्रेनिंग दी है वो सिर्फ इसलिए दी है कि मैं दूसरों को ये ट्रेनिंग दे दूँ। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट थे मेरे अर्थक्वेक के बाद, मुजफ्फराबाद में, बाग में, बडग्राम में, बालाकोट में। उनमें से आज बहुत सारे ऐसे हैं कि मेरी लाइफ में अगर मुझे 6 साल लगें, उनको 6 से 7 माह में वो सब कुछ मैंने शेयर कर दिया कि जिस तरह मैंने किया है। और उनमें से बहुत सारे लोग अब इंडिपेंडेंट हैं, बहुत सारे जॉब्स कर रहे हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ एरियाज़ में अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुआशरा क्योंकि इंसानों ने बनाया है तो इंसानों में कमियां हैं, फॉल्ट्स हैं जो उसने अपने मुआशरे में भी रखा है। जैसे अगर आप चल सकते हैं तो आपने अपने घर में फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियाँ बना ली। मैं नहीं चल सकता तो मैंने रैंप बना लिया, तो आप और मैं दोनों फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है आप और मेरे में कोई डिसेबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है अगर मैं आपके घर से सीढ़ियाँ निकाल दूँ तो आप भी उतने ही डिसेबल्ड हो गए जितना कि मैं। जितना बिहेवियर में है कि हम लोगों को देख के लोग ये जज करना शुरू कर देते हैं। जैसे मुझे दूर से कोई देख के कहेगा व्हील चेयर पे बेचारा ही होएगा, कोई ये मांगने वाला होगा या ये भीख मांग रहा होगा या घर वालों पे बोझ होगा, जबकि वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इस अपाहिज जिस्म के पीछे कौन है। तो इस सोच को चेंज करने के लिए हम लोगों ने मिल के काम शुरू किया और उस NGO की जो हमारी बेसिकली सारा जो सेटअप था उसके में सारे लोग डिसेबल्ड थे, मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ के लोग, ब्लाइंड हैं। तो इसके लिए आप कुछ चंदा लेते हैं? नहीं जी, कतन नहीं। हम लोग बिल्कुल चंदे पे बिलीव नहीं करते। फाइनेंसेस कहाँ से आते हैं टू रन योर? देखिए, जो कुछ हम लोग कमाते हैं अपनी, व्हाट डू यू डू? मेरा एक कॉल सेंटर है, मैं उसमें काम करता हूँ। मैं और मेरे भाई हम दोनों मिलके उस बिज़नेस को रन करते हैं। मेरी मिसेज़ हैं, वो लेक्चरर हैं। तो हम लोगों की जो सैलरीज़ आती हैं, जो हमारे पास पैसे होते हैं, उसमें से एक स्मॉल पोर्शन नहीं कहूँगा, काफ़ी बड़ा पोर्शन है जो इस ऑफिस में, इस NGO की रनिंग में, इसके सारे अखराजात उठाने में हमारी तरफ से लगता है। ये आपने लिखा है सामने, बड़ा आपका मोटो NGO का, अल्लाह हैज़ परफेक्शन, द डिसेबिलिटी इज़ इन सोसाइटी। जी बिल्कुल। क्या थॉट है इसके पीछे?
इसके पीछे यही सेम थॉट है कि हम लोग जो माजूर हैं, हम लोग इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमें अल्लाह ने पैदा किया है उतनी मोहब्बत के साथ। जैसे वो कहता है मैं 80 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो हमसे भी वो 80 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो अगर उसने मोहब्बत की है और हम लोग अगर मुआशरे की नज़र से देखें तो मुआशरा ये सोचता है कि हम लोग किसी काम के नहीं, मेरी एबिलिटी, मेरी डिसेबिलिटी पे गाइडेंस है, मेरी शेयरिंग है, ये मेरी एबिलिटी है। मुझे अगर इससे पहचाना जाए ना कि मेरे जिस्म से, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने तो मुझे परफेक्ट बनाया था, लेकिन सोसाइटी मुझे परफेक्ट होने नहीं देती। कह दे रंग बदलना है, ढलना है, नहीं तकदीरों में ढलना है, तुझे जिसका है इंतजार, जिसका है इंतजार, वो तू खुद है मेरे यार। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हैरत अंगेज हद तक हौसला मंद अफराद की कहानियां आपने सुनी। जिंदगी के इस चेहरे को देखने की तलाश मगर यहां खत्म नहीं होती। अभी कुछ और हीरोज से आपकी मुलाकात बाकी है। हिम्मत जिनके आगे हाथ बांध कर खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए जो लोग मायूसियों को कुचल कर हलाक करते हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं और इस किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। ख्वाब देखते हैं? मुझे मौत के ख्वाब आते हैं। मैं एक हर्फ था, लिखा गया, पढ़ा न गया। जब तक के हुक्मरानों के अपने बच्चे डिसेबल नहीं होंगे, एहसास नहीं होगा कि एक डिसेबल जो है वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे।